ज्ञान के दीप जलाए, आशा की झिलमिल को रोशन बनाए, ऊंचे उठे और छू ले गगन को, ऊंचे उठे और छू ले गगन को, सवेरे की सरगम को जीवन में लाया, ज्ञान के दीप जलाए। सुन लो दिशाएं बुलाने लगी हैं, हवाएं नए राग गाने लगी हैं। आओ बदल दे मौसम ज़मीं के, नए कल की कल कल से पल पल सजाए, आओ ज्ञान के दीप जलाए। सभी को नमस्ते, हरिहर। इस मंगल बेला में सभी का तथा सभी के परिवारजनों का बहुत बहुत स्वागत। पूज्य बाबा जी के प्रति शत शत नमन, योगेश भैया जी के प्रति कृतज्ञता। आज का सत्र हम शुरू करते हैं। सार्वभौम उद्देश्य समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व है। प्रत्येक मानव का जीवन सहज उद्देश्य भी समान है। यह है जीवन जागृति। हर मानव जागृति पूर्वक ही अपने को ज्ञान, दर्शन, विज्ञान, विवेक संपन्नता सहित मानवतापूर्ण आचरण सहित जीने की कला को वरता है। इस प्रकार जागृति ही अनुभव, विचार, व्यवहार और व्यवस्था में जीने के स्वरूप में प्रमाणित होना पाया जाता है। और इसी उद्देश्य हेतु 3 जून से 8 जून में टीचर्स ट्रेनिंग का आयोजन किया था। और इस बाल संगोपन कार्यशाला में हमारे साथ जुड़ी थी अर्चना शिरा दीदी। दीदी चेतना विकास विद्यालय ग्राम परडा में 6 सालों से अध्ययन कर भागीदारी कर रही है। तो इस कार्यशाला से कौन से भाव और मूल्यों पर दीदी का ध्यान गया और व्यवहार में इन मूल्यों को विद्यालय के बच्चों के साथ और परिवार में बच्चों के साथ दीदी इसे कैसा देखती है, ये बताने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ अर्चना दीदी को। दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपनी बात रख सकते हो। हाँ दीदी, नमस्ते। आवाज आ रही है दीदी मेरी? हेलो। हाँ दीदी, अच्छे से आ रही है। हाँ। ओके। नमस्ते सभी को। पूज्य बाबा जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ, भैया जी के प्रति कृतज्ञता। सभी भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं अर्चना चेतना विकास विद्यालय में बच्चों के साथ काम करती हूँ। मैं छोटे बच्चों के साथ में काम करती हूँ, 0 से 7 साल तक।
बच्चों के साथ बच्चा बनकर रहने से बहुत खुशी मिलती है और बच्चों को हम क्या दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं, इसके बारे में पहले पता नहीं था कि बच्चों को उनकी उम्र को ध्यान में रखकर हम अ, दे सकते हैं। तो इसके बारे में जब मुझे स्कूल की तरफ से मुंबई ट्रेनिंग का अवसर मिला, तो वहाँ जाकर मैंने सपना दीदी और उनके टीम के साथ वहाँ बच्चों के साथ वो कैसे काम करती है, ये सब मैंने देखा और देखकर ही उनसे सीखा कि बच्चों को क्या चाहिए और कौन से समय हम क्या दे सकते हैं। जैसे कि वहाँ देखा कि सभी टीचर्स स्कूल शुरू होने से 10 मिनट पहले सब लोग आकर अपने क्लास के बाहर खड़े होते हैं और सपना दीदी बाहर बैठती है और सभी बच्चों का वेलकम करती है। बच्चे टीचर्स को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और सब लोग खुशी से अपने क्लास के अंदर आते हैं। क्लास के अंदर आने से पहले सभी टीचर्स लोगों का एक सर्कल होता है, उसमें सभी दीदी लोग और टीचर्स होते हैं जो सर्कल में हाथ पकड़कर अपने दिन की शुरुआत बहुत अच्छे से करते हैं। जिसमें एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक ऊर्जा के साथ सभी की इकट्ठा ऊर्जा करके हम सब लोग आज के दिन की शुरुआत अ, एक बहुत अच्छे हमारे एक साथ जो ऊर्जा है, ये ऊर्जा के साथ करेंगे, ऐसा कहकर और थोड़ा-सा एक्टिविटी के साथ कुछ गानों के साथ बोलकर सभी लोग अपने अ, एक दूसरे को नमस्ते करके अपने-अपने काम शुरू कर देते हैं। वहाँ ऐसा देखा कि सभी दीदी लोग समय पर आती है और अपने जो टाइम टेबल उनका रहता है, उसी टाइम टेबल के अनुसार अपना-अपना काम करती है और सब समय पर तैयार होती है और टीचर्स जब बच्चों को क्लास के अंदर लेकर जाती है, तो सबसे पहले उनका क्लास सर्कल रहता है बच्चों का। तो मैंने पहली बार नर्सरी क्लास ऑब्ज़र्वेशन किया था। तो वहाँ ऐसे देखा कि बच्चे जब आते हैं तो पेरेंट्स के साथ रहते हैं, तो बच्चे आकर अपनी जूते, चप्पल वो खुद ही उतारते हैं और अपनी जगह पर रखते हैं। उनकी जगह उनको पता है कि हमें उतर कर यहाँ रखना है। तो ये पहला तो उनका छोटे-छोटे कामों में वो स्वयं ही अपने-अपने काम करते हैं, ये देखने को मिला। और क्लास के अंदर जब जाते हैं, तो अपना आई कार्ड निकाल कर टीचर्स को देते हैं और टीचर्स एक सही जगह पर उनकी जो जगह है वहाँ रख देते हैं और सर्कल में बैठ जाते हैं। सर्कल में बैठ जाने के बाद बच्चों को अपना एक थोड़ा-सा समय वो लोग देते हैं। वो इसलिए कि जब बच्चे बाहर से आते हैं, घर से आते हैं, तो वो वहाँ के वातावरण में ही रहते हैं। बाहर बाहर से आते हैं तो कुछ देखते हैं, घर से आते हैं तो कुछ वहाँ पे कुछ वातावरण अलग होता है। तो उनको वो समय देकर उनके साथ बातचीत कर कर वो उस वातावरण से बाहर निकलते हैं और क्लासरूम के अंदर सेट हो जाते हैं। तो ये एक अच्छा हुआ कि बच्चों के साथ चर्चा अगर करें, तो बच्चे हमारे साथ क्लास के अंदर जुड़ जाते हैं और क्लास में जब बच्चों का प्रेयर होता है तो उसमें एक प्रार्थना होती है और प्रार्थना के बाद बच्चों को वो लोग जो छोटे बच्चे हैं तो उनके शरीर की हलचल होने के लिए कुछ गीत है पहाड़ों पे चढ़ना, पेड़ों पे चढ़ना, तो वहाँ तो कुछ नहीं है उनको चढ़ने के लिए, तो वो टेबल रखते हैं और पहाड़ों पर जब चढ़ना हो तो टेबल के ऊपर चढ़कर नीचे उतरते हैं। तो ये बहुत अच्छा देखने को मिला कि ऐसे ऊपर चढ़ने से, नीचे कूदने से या हाथ-पाँव हिलाने से तो बच्चे बहुत अच्छे
मतलब बच्चों को बहुत अच्छा लगता है ये सब करने की। और ये सब होने के बाद उनका ब्रेक होता है, उनको वॉशरूम जाने के लिए। और उनका फ्रूट्स ब्रेक होता है, तो बच्चे वॉशरूम जाते हैं, तो उनको पता होता है कि हमें अभी हमारा ब्रेक हुआ है। तो इसका कारण ऐसा है कि जो उनका रिदम होता है, इसकी वजह से उनको इसके बाद अब क्या होने वाला है, इसके बाद अब क्या होने वाला है, ये सभी पता होता है। इसलिए बच्चों बच्चों को वो पूरा वो उस लयबद्ध पद्धति से वो अपने आप उनके शरीर को वो आदत हो जाती है। और ये देखने को मिला कि बच्चे वॉशरूम जाकर आते हैं, हैंड वॉश करके आते हैं, तो आने के बाद वहाँ उनके कुछ नैपकिन रखे हुए होते हैं छोटे। तो वो छोटी-छोटी मैट, तो वो लेते हैं एक-एक और उस सर्कल में आकर अपने सामने रखकर बैठते हैं। तो सब लोग वहाँ लेकर बैठे हैं, तो उसमें भी वो देखने को मिला कि ये क्यों बैठते हैं ये लेकर, इस पर क्यों टिफ़िन रखते हैं। तो एक व्यवस्था का भाग उसमें दिखाई दिया कि अपने सामने अगर हम एक मैट रख दें, तो बच्चों को पता रहता है कि पता होता है कि ये हमारी जगह है, यहाँ हमारा टिफ़िन है और वहाँ से बच्चा हिलता नहीं है। और फ्रूट्स सभी बच्चे मिल-जुल कर फ्रूट्स खाते हैं। कोई शेयरिंग करता है, कोई अपने-अपने खाते हैं। तो जो बच्चे हलचल करते हैं, जो उछल-कूद करते हैं, उस उससे उनको थोड़ा-सा थोड़ी भूख लगती है और उससे ही वो बच्चे फ्रूट्स खा लेते हैं। और उसके बाद देखा कि जब टीचर्स उनको बाहर घुमाने लेके जाते हैं, तो बाहर लेके जाते समय कुछ भी बात नहीं करते थे, चलो हमें चलना है, चलो यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। टीचर्स सभी उनको हाथ पकड़ती है और एक-दूसरे के साथ हाथ पकड़कर सभी लोग टीचर्स के साथ चले जाते हैं। वहाँ जाकर भी टीचर्स बात नहीं करती थी, बच्चे देखते हैं बाहर, उनको क्या-क्या दिखाई दिया। कौन से फ्लावर उन्होंने देखे, कौन से प्लांट देखे और सभी देखकर वो क्लास के अंदर आते हैं। आने के बाद थोड़ा बच्चे घूमकर आते हैं, तो थक जाते हैं, तो आने के बाद सब बच्चे आराम से लेट जाते हैं। तो उनको कहना नहीं पड़ता कि अभी चलो थोड़ा आराम कर लो, तो टीचर्स आती है और थोड़ा लेट जाती है। तो सभी बच्चे टीचर्स को देखकर वहाँ लेट जाते हैं और उनको बहुत आराम मिलता है। उसके बाद थोड़ा-सा पानी पीकर बच्चे क्लासरूम में अ, अगली उनका जो होता है उसके लिए तैयार होते हैं। तो हमने देखा कि बच्चों के साथ बच्चे पेंटिंग करते हैं, तो टीचर्स पेंटिंग के समय उनको जो ब्रश देती है, जो उनकी जो सामग्री होती है, तो इतने रिस्पेक्ट के साथ देती है कि वहाँ भी वो समझ में आता है कि हर चीज़ का हमें आदर करना चाहिए। अगर उससे बच्चे देखकर सीख सकते हैं, तो ये यही से शुरुआत है कि हम आ आदर करना कहाँ से शुरू करें। तो वो ब्रश भी दोनों हाथों पर रखती है आराम से। वो हर चीज़ बच्चों को आराम से देती है और बच्चे को पेंटिंग से पहले वो एप्रॉन पहनाती है कि कपड़े गंदे ना हो। तो बच्चों को वो आदत होती है कि नहीं, हमें अभी क्या करना है और इसके लिए हमें कौन-सी तैयारी करनी है। तो ये एक अच्छा देखने को मिला। और जो हाथ वाला काम करते हैं, तो हाथ वाले काम में हम पहले ऐसे करते थे कि बच्चों को अ, उम, कुछ भी काम देते थे यहाँ हमारे स्कूल में, तो वहाँ जाकर ध्यान में आया कि बच्चों की उम्र को ध्यान में रखते हुए छोटे बच्चों को सिर्फ़ चिपकाने वाला काम देना चाहिए। तो वहाँ वो क्राफ्ट में बच्चों को चिपकाने वाला, कलर करने वाला ऐसा ही काम देते हैं। और उँगलियों पर वो ऊन वाला काम करते हैं, जैसे उँगलियों का थोड़ा एक्सरसाइज़ हो सके। और इसके बाद देखा कि बच्चों को जैसे वो बच्चों के शरीर का ध्यान रखती है, हलचल का ध्यान रखती है, जैसे बच्चों की उम्र का ध्यान रखती है, वैसे ही उनके पोषण का ही ध्यान रखती है कि बच्चों को क्या देना चाहिए, बच्चों को गरम खाना ही देना चाहिए और कौन से समय देना चाहिए, कैसे देना चाहिए। ये सभी चीज़ें हमने वहाँ देखी, तो बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ देखकर सीखने को मिला।
वहाँ तो सपना दीदी ने बोला था कि यहाँ हम सिखाएँगे नहीं, यहाँ आपको आकर देखकर सीखना है, समझना है। तो हम देखकर, समझकर ही बहुत अच्छा ध्यान में आया है। और वहाँ वो सब देखकर ऐसा अ, लगा कि नहीं, अभी हमें भी ऐसा ही काम करना है बच्चों के साथ में। और वहाँ से पहली बार आने के बाद मैंने भी अपना टाइम टेबल बनाया रहेगा। तो अ, उसमें भी मैंने बच्चों का उसी हिसाब से ले लिया। तो बच्चों का जो बदलाव ध्यान में आया तो वो बहुत अच्छा था कि नहीं, ये बहुत अच्छा काम हो रहा है बच्चों पर। दूसरी बार दूसरी बार अगर मैं जब गई तो वहाँ दीदी ने हमारे ऊपर काम किया कि दीदी का कहना था कि आप लोग अगर मदर टीचर्स हो, आप बच्चों पर काम कर रही हो, तो आप स्वयं पर काम आपका होना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे वो भी ठीक लगा कि हाँ, बच्चों पर काम करने से पहले मुझ पर भी काम करना ज़रूरी है। क्या मैं बच्चों को समझ पाती हूँ? बच्चों पर अच्छा सही काम कर पाती हूँ? बच्चों को जो दे पा रही हूँ, क्या अ, वो बच्चे ले पा रहे हैं? तो इस पर ध्यान गया और मुझे लगा नहीं, मुझे खुद पर भी थोड़ा काम करना चाहिए। तो मैंने वो भी शुरुआत की है। दीदी ने बहुत अच्छे से जो मेरे अंदर था, वो सब बाहर निकाला है। उसके बाद मुझ में एक विश्वास बना है कि नहीं, बच्चों पर काम मैं कर सकती हूँ अभी। बच्चों को क्या चाहिए और क्या देना है, ये अभी मैं अपनी सोच से बच्चों को दे सकती हूँ। तो यहाँ इस साल तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुश हूँ मैं कि यहाँ मेरे बच्चों को मैं बहुत कुछ दे सकती हूँ, जो बच्चे हँसी-खुशी से ले रहे हैं। और बच्चे अ, कुछ भी मस्ती नहीं कर रहे हैं, बच्चे कुछ भी एक-दूसरे के साथ बातें नहीं करते थे। अभी बच्चों का ध्यान यहीं पे रहता है कि अभी इसके बाद क्या होने वाला है, अभी इसके बाद क्या होने वाला है। तो ये सब बच्चों को बहुत अच्छा लगता है कि जो उन्हें पढ़ाना है, ये हम एबीसीडी या 1 टू 30 तक ना पढ़ाते हुए, उन्हें जो उन्हें अच्छा लगता है, उसी हिसाब से अगर हम उन्हें दे दें, तो अच्छे से ले पाते हैं बच्चे। तो एक्टिविटी में, गेम में या गानों में हम उन्हें दे सकते हैं। तो इसके लिए 1 साल का सिलेबस पूरा दीदी ने बनाने को कहा था, तो पूरा बनाया है। और 1 साल के सिलेबस को हम महीनों में कैसे बाँट सकते हैं और हफ्तों में कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में दीदी ने बहुत अच्छे से बताया है। और हमारा टाइम टेबल हम कैसे बनाएँ और उसमें कौन से टाइम के अनुसार बच्चों को हम क्या दे सकते हो उसमें सेट कर दें, यही दीदी ने बहुत अच्छे से बताया है। तो मैंने ये शुरुआत ही की है, तो मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है कि नहीं, अभी बच्चों पर बहुत अच्छा काम हो रहा है। दीदी ने जब बताया, दीदी को मैंने कहा कि दीदी, बच्चों को कहानी सुनानी है, गीत उनको चाहिए, पोएम्स चाहिए, तो ये यहाँ से लाना है, वहाँ से लाना है, ऐसा होता था। लेकिन अभी दीदी ने मुझे जो बताया है कि नहीं, आप खुद बना सकती हो और आप बहुत अच्छे से बना सकती हो, स्टोरी अच्छे से लिख सकती हो। तो मुझे भी पता नहीं था कि मैं स्टोरी बना सकती हूँ, मैं पोएम लिख सकती हूँ, कविताएँ बना सकती हूँ। तो ये दीदी ने मेरे अंदर का जो था, वो सभी बाहर निकाल कर मुझे दे दिया। तो मैं दीदी का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, सपना दीदी का, कि मुझे एक नया जन्म उन्होंने दिया है। वहाँ जाकर मुझे बहुत कुछ मिला है और जो कुछ भी मुझे मिला है, वो मैं सभी यहाँ आकर सबको देना चाहती हूँ। और ऐसा लगता है कि ये सब यहाँ सभी लोग देखकर ही मतलब जैसे मैंने वहाँ देखा, देखकर समझा, तो ऐसे ही देखकर सब समझ लें और समझकर अपना-अपना जो बच्चे की उम्र के हिसाब से कुछ कर सकते हैं। तो सपना दीदी ने कहा कि एक मदर टीचर होने के लिए आपको यशोदा बनना होगा। तो ऐसा लगा कि यशोदा क्यों? दीदी ने कहा, जैसे यशोदा मैया ने लल्ला को जैसे लाड़-प्यार से समझा, उनको कभी डाँटा नहीं, उनको कभी टोका नहीं, तो वैसे ही आपको ही बच्चे के साथ करना है, उनकी यशोदा मैया बनना है। तो वहाँ बहुत एक अच्छी सी एक्टिविटी उन्होंने हमारे साथ ली। वो कन्हैया के साथ हमें क्या-क्या करना है, दीदी ने किया, उनको देखकर हमने किया।
और अभी ऐसा लगता है कि नहीं, बच्चों के लिए तो हमें यशोदा मैया बनना ही है और यशोदा मैया बनकर ही हमें उन्हें समझना है। तो ये भी एक बहुत अच्छा हुआ। अभी तो इस बार ऐसा हुआ है कि मेरे बच्चे पहली बार जब स्कूल में आए, तो पहले ही हमारा नियोजन था। नियोजन की वजह से ऐसा ध्यान में आया कि बहुत अच्छे से हुआ कि बच्चे रोए नहीं, अच्छे से आए स्कूल में, बहुत अच्छे से रह रहे हैं और बच्चों को जो देना है वो धीरे-धीरे सब कुछ मिल रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि हमारे यहाँ बच्चों पर अभी काम शुरू हुआ है और बहुत अच्छे से काम होगा और मैं तो बहुत खुश रहती हूँ देख वो सब करके और जो बदलाव आया है उसे देखकर, जो बच्चों के साथ तो वो देखकर और जो वहाँ सभी टीचर्स का जो आपस में संबंध है मैत्री का, तो वो बहुत अच्छा है। वो सब मिल-जुल कर रहती है, सब एक-दूसरे के साथ बात करती है, अपना-अपना शेयरिंग करती है, एक-दूसरे को बताती है और जो फ्री टाइम होता है वहाँ बातें ना करते हुए वो अपने-अपना हैंडवर्क का काम करती है। तो ये एक अच्छा देखने को मिला कि फ्री टाइम में हम क्या कर सकते हैं। तो वैसा भी एक हमने यहाँ शुरू किया है और जो सपना दीदी का देने वाला जो भाव है, तो वो बहुत अच्छा है। बहुत अ, अच्छे मन से वो देती है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा और वहाँ जो जाकर मुझे जो मिला, जो मुझे नया जन्म मिला, जो मैं थी अ, तो वहाँ जाकर जो मुझ में था, जो जैसा था वैसा ही मुझे मिला, तो इसकी वजह से मैं आज बहुत खुश हूँ और बच्चों के साथ में बहुत अच्छा काम कर सकती हूँ। बस यही आप सबके साथ शेयर करना चाहती थी और जो टीचर्स ट्रेनिंग का मुंबई का 1 साल का ट्रेनिंग हुआ, जो वहाँ से पूरी तैयारी के साथ में मैं आई हूँ। यहाँ से आने के बाद जून में योगेश भैया जी का जो अध्ययन शिविर हुआ, उसमें जो मानव मूल्यों का जो बारे में जो मैंने अ, मानव मूल्यों के बारे में मैंने जो कुछ भी समझा, सुना, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ट्रेनिंग और ये भैया के अध्ययन के बाद जो मानव मूल्य है, ये दोनों को समझकर मैं बहुत अच्छे से इस साल काम कर सकती हूँ। धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद दीदी। बहुत ही बढ़िया प्रस्तुति रही। दीदी की प्रस्तुति से एक बात तो अच्छे से पता चली कि यदि काम करना है तो स्वयं पे करना है। हम दूसरों को कुछ सिखा नहीं सकते। यदि हम स्वयं व्यवस्था में रहें, तो सभी चीज़ें परिवार हो या समाज हो, व्यवस्था में उसे होना ही है, यदि हम स्वयं व्यवस्था में रहें तो। बहुत-बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत ही बढ़िया। नमस्ते दीदी, मैं गौरी। वैशाली दीदी जी, नमस्ते। जी नमस्ते दीदी। बस 1 मिनट में वो करूँगी। बहुत ही सुंदर दीदी ने रखा और जी, दीदी ने टी टाइम कहा या फ्री टाइम कहा? वो थोड़ा आवाज़ धीरे आ रही थी तो क्लियर नहीं हुआ। एक चीज़ वो दीदी क्लियर कर देगी और जो 3 बातें मुझे समझ में आई दीदी की बातों से, एक बात तो ये कि हमको यशोदा मैया बनना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि टीचर्स आपस में वो नहीं करती, हैंड वर्क करती है। ये ना कुछ न कुछ वो बच्चों के लिए खिलौना बनाती है। और तीसरी बात यहाँ ध्यान गया कि इस प्रशिक्षण के बाद योगेश भैया का जो मानवीय मूल्यों वाला शिविर है, तो जब दीदी रख रहे थे मुझे लगा हम लोगों को भी अब वो शिविर हमारे अध्यापिका जी के लिए करना रहेगा, हम सबके लिए। तो बस वो एक चीज़ क्लियर करनी थी, बाकी बहुत बढ़िया और धन्यवाद दीदी आप लोगों के कारण इतना बढ़िया हम सब सीख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। धन्यवाद दीदी। जी, धन्यवाद दीदी। अर्चना दीदी? हाँ, दीदी। हाँ, गौरी दीदी की ये बात हम थोड़ी क्लियर कर देंगे कि आपने टी टाइम कहा या फ्री टाइम कहा? हाँ, तो जब टी टाइम होता है या फ्री टाइम होता है उनका, तो उसी समय वो काम करती है अपना। जी,
तो हाँ उसमें क्या काम करते दीदी, थोड़ा सा वो क्लियर कर देंगे। आपने कहा ना जैसे हैंडवर्क, हाँ तो अब हम जो जो भाई बहन नहीं जुड़े हैं, कभी नहीं वहां गए देखे, तो वो हैंडवर्क का मतलब क्या, थोड़ा सा बता देंगे 1-2 मिनट में? सपना दीदी और सभी टीचर्स वहाँ क्रोशिया का काम करती है। तो क्रोशिया से वो डॉल बनाती है, कुछ खिलौने बनाती है बच्चों के, और कुछ फ्लावर बनाती है, और वो जो बनाती है अपने हाथों से। तो जब वहाँ किसी का जन्मदिन होता है, कभी टीचर्स का, पेरेंट्स का, तो वो अपने हाथों से बनाई हुई चीज, जो अपने भाव उसमें होते हैं, जिस अच्छे भाव से वो बनाती है, वो अपना बनाया हुआ वो उन्हें दे देती है, जो जिनका जन्मदिन हो तो उन्हें वो गिफ्ट कर देती है। इसलिए वो हर समय अपना क्रोशिया वाला काम शुरू ही रखती है। ओके, धन्यवाद बहुत प्रेरणादायी दीदी, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू दीदी। जी। इसी चर्चा की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम जीवन मूल्यों की चर्चा के लिए योगेश भैया जी को आमंत्रित करते हैं। भैया जी, आपका स्वागत है। नमस्ते दीदी, आवाज पहुंच रही है? हाँ भैया, अच्छे से पहुंच रही है। नमस्ते सभी को। कल की चर्चा का कोई सारांश 2-3 मिनट में रख ले, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। जी भैया, कल हमने देखा था कि समझदारी के फल के अनुसार समझदारी का एक प्रमाण हो पाता है, और समझदारी का स्वरूप अपने आप में ही सहअस्तित्व रूपी अस्तित्व दर्शन और जीवन ज्ञान का संयुक्त रूप है। तो इस आधार पर मानव को जागृति और जागृति रूप में आज की स्थिति में पहचान बन गया है। तो जागृति मानव को स्वीकृत होना देखा जाता है, और मूलतः जीवन, धर्म, सुख, शांति, संतोष, आनंद, सहज प्रमाणों को जीवन क्रम से नियम, न्याय, समाधान, सत्य ही है। और ये संपूर्ण जो अवधारणाएं मौलिकता के रूप में होना पाई जाती है। मौलिकताएं धर्म और स्वभाव के ही सूत्र है। तो संपूर्ण अस्तित्व में प्रत्येक एक अपने त्व सहित व्यवस्था है, और समग्र व्यवस्था में भागीदार है, क्योंकि अस्तित्व में संपूर्ण इकाई या सह अस्तित्व सूत्र में सूत्रित है ही। तो नियमपूर्ण व्यवसाय हो, न्यायपूर्ण व्यवहार एवं धर्मपूर्ण विचार, यानी मानवीयतापूर्ण जीवन व अति मानवीयता की ओर स्पष्ट संभावना है, ही अध्ययन है। मानवीयतापूर्ण जीवन व अति मानवीयता की स्पष्ट संभावना अध्ययन यानी निर्भम निर्भम ज्ञान, और निर्भम ज्ञान यानी विवेक सम्मत विज्ञान। विवेक व विज्ञान यानी बौद्धिक समाधान व भौतिक समृद्धि। भौतिक समृद्धि एवं भौतिक समाधान यानी सह अस्तित्व। तो सह अस्तित्व में जीवन मूल्य, मानव मूल्य आवर्तित होता है। प्रामाणिकता सहज विधि से जीवन मूल्य सफल होता हुआ देखा गया है। जैसे कि सार्वभौम व्यवस्था क्रम में मानव मूल्य सहज सार्थक होना स्पष्ट है, और अखंड समाज में भागीदारी, स्वयं समाज तथा मूल्य यथा स्थापित मूल्य, शिष्ट मूल्य, उपयोगिता मूल्य, कला मूल्य आवर्तनशील होना ही पाया जाता है। मेरी तरफ से बस इतना ही भैया, धन्यवाद। बढ़िया। अर्चना दीदी की प्रस्तुति, उससे हमें ये पता लगता है कि जीवन में संस्कार के लिए, जीवन जागरूक होने के लिए, यानी चेतना विकास होने के लिए बचपन से ही कौन से अभ्यास की आवश्यकता है, और ऐसे अभ्यासों को हम पहचान पाना, ऐसे अभ्यास को अपने दिनचर्या से जोड़ पाना, और दिनचर्या से जोड़ते हुए
अपना विचार अभ्यास और व्यवहार अभ्यास, कर्माभ्यास, ये तीनों अभ्यासों में सार्वभौमता का चित्र होना, अपनी उन्नति और प्रगति का मार्ग चित्रण रूपी क्रिया, विचार क्रिया, विश्लेषण क्रिया, चयन क्रिया, इन क्रियाकलापों से उसे प्रत्यावर्तित कर पाना और ऐसा प्रत्यावर्तन ध्यान कहलाता है। और ऐसे जीवन में ध्यान कैसे हो और हम कैसे ध्यान दे पाए, इस आशय से हम जीवन मूल्यों की चर्चा प्रारंभ किए हैं। तो जीवन मूल्यों को समझने के लिए, जैसे कल बात हुई थी, विकास और जागृति का ध्रुव हमें स्पष्ट होना होगा। विकास की और जागृति की अवधारणा स्पष्ट होते होते हमें हमारे होने का मूल्य, यानी हमारी होने की मौलिकता हमको समझ में आएगी। अभी तक मानव परंपरा में ऐसा समझ में आता है, हमारे अपने जन्म से लेकर अभी तक की यात्रा का अगर हम समीक्षा करने की कोशिश करते हैं, तो हमारा जो फोकस एरिया जो अपेक्षाओं से भरा हुआ है, उसमें इन अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए टू डू यानी करने पर जोर है या फोकस है। और ये जो करने पर जो फोकस आया और उसमें विचारधाराएं जुड़ी, जिन विचारधाराओं को हम भौतिकवाद या अध्यात्मवाद कहते हैं, इन विचारधाराओं में हमने टू डू को जोड़ा और ये स्पष्ट हो गया कि करने वाले भाग पर तो हो गया, होने वाले भाग पर हमारा ध्यान गया नहीं। मानव परंपरा की चर्चा है और विशेषकर जिस शिक्षा प्रणाली से हम आप लोग पढ़ लिख गए, तो पढ़ लिखने के बाद जैसा जैसा एक सेटलमेंट यानी जिंदगी संवारने सजाने की जो माइलस्टोन है या जिंदगी संवारने सजाने के जो मानक है, स्टैंडर्ड्स है, उन सभी मानकों को यदि हम उनको अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं, तो अधिकाधिक करने पर, जिसको महत्वाकांक्षा भी कहते हैं, करने पर फोकस है, जोर है, अपेक्षा है, परंतु होने पर ध्यानाकर्षण नगण्य है। किसी किसी का जाता होगा, परंतु उसका मानव परंपरा में कोई प्रमाण तो उपलब्ध नहीं हुआ।
इसलिए एक समीक्षा बाबा जी ने प्रस्तुत किया कि मानव का अध्ययन केवल आत्मा के ज्ञान से या केवल शरीर के ज्ञान से मानव का अध्ययन पूरा नहीं होता। मानव के अध्ययन में जीवन और शरीर का संयुक्त साकार रूप, यह सतत हमारे ध्यान में रखने की आवश्यकता। और मानव के अध्ययन में मानव मूल्य के साथ जीवन मूल्य पर हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जीवन मूल्य को समझने का एक स्पष्टता मुझको ऐसी लगती है कि हमारा होने पर ध्यान जाता है। जहां होने पर ध्यान चला गया, वहीं देने पर भी ध्यान चला जाता है। तो मुझको ऐसा लगता है जीवन मूल्य को समझने का मतलब है जो पहले से हमको एक अभ्यास प्राप्त है कुछ करने का, तो वो जो कुछ करने के अभ्यास है उसके साथ ये दो अभ्यास यदि हम जोड़ पाते हैं, होने का अभ्यास और देने का अभ्यास, तो होने के अभ्यास में जागरूक होने का अभ्यास जोड़ देने से और जागरूक होकर जो देने का अभ्यास है, ये अभ्यास जुड़ जाने से जो करने का अभ्यास है, वह करने का अभ्यास नियंत्रित होकर उसका जो परिवर्तन है, जो करना है, उसके परिवर्तन में हम लक्षणीय बदलाव, सुखद बदलाव मानव के रूप में हम पहचान पाएंगे। उस बदलाव का नाम है कर्तव्य। तो हमारे में कर्तव्य भाव मानव के रूप में आ जाने के पहले हमें होने का भाव या होने का अभ्यास, जागरूक होने का अभ्यास हमें आवश्यक है। और जागरूक होने के अभ्यास के साथ जागरूक होकर क्या दिया जा सकता है, वह देने का अभ्यास, यह भी पूज्य बाबा जी ने वांग्मयों में लिखकर प्रस्तुत किया है। तो मुझे लगा कि हम जीवन मूल्य को समझने का आशय, समग्रता में देखने की दृष्टि, ये हमको वांग्मय ओम के पठन से मिलेगी। और इसी आशय से हम आगे हमारा पठन भी प्रारंभ करने वाले हैं। तो कल की चर्चा में एक बिंदु शेष रह गया था, उसको आज थोड़ा सा हम लोग दोहरा देते हैं और हम लोग सभी दोहराने की कोशिश करेंगे कि जीवन अपने में क्या है, जीवन का स्वरूप कैसा है, जीवन की रचना कैसी है, जीवन में क्रियाएं कौन सी हैं, और जैसा जीवन का वर्णन बाबा जी ने प्रस्तुत किया है, ऐसे वर्णन को श्रवण पूर्वक हम आत्मसात करने का यदि प्रयास करेंगे, उस स्थिति में मुझको लगता है कि हम जीवन मूल्य को अच्छे से ग्रहण कर पाएंगे।
तो जैसे हम सभी को सूचना है, मैं केवल दोहरा दे रहा हूं, जीवन अपने में गठन पूर्ण परमाणु है। जीवन में 5 अक्षय शक्ति, 5 अक्षय बल हैं। जीवन भार बंधन और अणुबंधन से मुक्त है, यानी जीवन भारहीन इकाई है। जीवन में कंपनात्मक गति जो अधिकतम हो सकती है, जिस आधार पर यह विकसित परमाणु है, ऐसा बाबा जी के अनुभव में आया। तो यह गति मानव की संख्या में नहीं आ सकती, जो अभी हमको संख्या का अभ्यास है। तो यह गति संख्या में गण्य नहीं है, इसलिए इसे किसी भी प्रकार के मात्रात्मक तरीकों से समझा नहीं जा सकता। जीवन को समझने के लिए जो गुणात्मक तरीके हैं, गुणात्मक पद्धतियां हैं, उन्हीं से समझा जा सकता है। जीवन के क्रियाकलापों में 7 बिंदु महत्वपूर्ण नजर आते हैं। जैसे जीवन में कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता है। जीवन में जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करने की क्रिया है। बिंदु क्रमांक 2। जीवन में आस्वादन और चयन क्रिया है। कल चर्चा हुई थी, यह चतुर्थ परिवेश जिसमें 32 अंश होते हैं। जीवन में तुलन और विश्लेषण क्रिया है। यह तृतीय परिवेश जिसमें 18 अंश हैं। जीवन में चिंतन और चित्रण क्रिया है, जो द्वितीय परिवेश है जिसमें 8 अंश हैं। छठवां बिंदु जीवन में बोध और संकल्प क्रिया है, जो प्रथम परिवेश है जिसमें 2 अंश हैं। और 7वां बिंदु जीवन में अनुभव और प्रामाणिकता पूर्ण क्रिया है, जो मध्यांश में है, उसमें 1 अंश है। इस प्रकार जीवन मूल्य को समझने का मतलब है जीवन के क्रियाकलाप का स्वरूप, यानी मैं कैसा हूं। यदि हम अपने क्रियाकलाप के स्वरूप को समझते हैं, उस स्थिति में होने की ओर, जीवन कैसा है, मैं कैसा हूं, ऐसा होने की ओर हमारा ध्यान जा सकता है। और अब ये अभ्यास हर पल हर क्षण यह याद रहना, अब इसमें याद रहने का जो मुख्य मुझको लगता है आधार, जो अभ्यास मैं स्वयं भी करता रहता हूं, वह अभ्यास, और हमें बार बार इस अभ्यास को जांचते भी रहना है। विशेष करके जब हम चेतना विकास मूल्य शिक्षा के अभ्यास के तहत हम लोग काम कर रहे हैं, तो यह अभ्यास प्रधान रूप में हम आप अपने में प्रतिदिन हर पल हर क्षण यह अभ्यास देखने से हम एक आगे की ओर, यानी होने की ओर का अभ्यास, जागरूक होने की ओर अभ्यास की हम गति कर सकते हैं। और वह अभ्यास है
कि जीवन में जो क्रियाकलाप है, जो इच्छा विचार आशा के रूप में है, उसका आशय क्या है, उस आशय के बारे में हम कैसे निसंशय, यानी इस आशय के बारे में कैसे हम स्पष्ट हो सकते हैं, समाधानित हो सकते हैं, तो वह आशय शुभ कामना के रूप में बाबा जी ने हमारे सामने रखा है। तो प्रति क्षण हमें ये जांचता रहना है कि हमारी इच्छा विचार आशा में शुभ कामनाएं हैं, और यह शुभ कामना किस स्वरूप में प्रकट होती है, कितने इसके कोण हैं, कितने इसके आयाम हैं। जितनी बार हम अपने स्वयं को जांचेंगे, उतनी बार ये जो शुभ कामना है उसके अनेकों स्वरूप को मुझको लगता है कि शोध पूर्वक और मार्क करने की भी आवश्यकता, यानी उसको हमें नोट कर लेने की भी आवश्यकता। तो उससे यह पता लगता है कि ये जो शुभ कामना का आशय है, इसका मतलब हम प्रत्येक मानव या मानव की चाहना यह शुभ है। उसको हम आज के मानव परंपरा से, यदि मानव परंपरा को समझने का अगर प्रयास करेंगे, बिना होने के स्वरूप को और करने के स्वरूप में यदि हम काम करते हैं अभी, तो हम काफी उलझनों का सामना करना पड़ रहा है। इन उलझनों में जो मुख्य उलझन है, वो उलझन है परस्परता, और इस परस्परता में जो एक 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 व्यक्ति का जो आशय आता है, जिसको हम इंग्लिश में इंटेंशन भी कहते हैं, इन आशयों के प्रति संशय है। और जैसा जैसा आयु बढ़ रहा है, वैसे वैसे इन संशयों का भी बढ़ोतरी देखी जा रही। और इस संशय मुक्ति का जो एक अभ्यास है, यदि करने वाला ही अभ्यास को करेक्ट करना है और होने की ओर पहुंचना है, तो ये जैसा आगे पीढ़ी के साथ अभ्यास, उसमें से भी छोटे बच्चों के साथ अभ्यास, शिशु के साथ अभ्यास करने से जो जो अभिव्यक्तियां अभी आपके सामने आई, और उसमें जो खुशहाली जो 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 बहनें व्यक्त कर रही हैं, उसे ये स्पष्ट होता है कि अभी अभी जो शिशु या जिन शिशुओं से हमारा परिचय हो रहा है, उनके भावों को यदि हम समझने की कोशिश करते हैं, तो हमको भी ऐसा होने का मन करता है। अभी जो चतुराइयां हमारे में आ गई, उन चतुराइयों से निकलकर मासूम होने का एक अभ्यास हमको स्वाभाविक रूप से निकल कर आता है। कि जिन बच्चों को हमने जन्म नहीं दिया, ऐसे बच्चों की मदर टीचर बनना, ये एक मासूम होने के अभ्यास से, यानी अगर हम देखा जाए तो ऐसे अभ्यास पता नहीं कितने सालों से मिलेंगे, परंतु एकाध वर्ष का ही अगर समय ले लें व्यावहारिक रूप में, तो ये मासूमियत हमारे में लौट आ सकती है। और उसके लिए शिक्षा में करना ही है किसी को, तो शिक्षा में काम करके और आगे पीढ़ी को तैयार करके हम ये
मासूमियत की ओर होने का गति हम दे सकते हैं अपने आप को। जैसे जैसे हम बच्चों को बढ़ते हुए देखेंगे, वैसे वैसे हमको विश्वास होने लगेगा कि ये जो होने का अभ्यास है, ये जो हम कॉम्प्लेक्स में या जटिलताओं में अभी फंस गए और एक दूसरे के आशयों पर हमको शंका आने लगा, और आशयों में शंका होते हुए और अगर हम व्यवहार में उतर आते हैं तो उसे ही दोहरा व्यक्तित्व कहते हैं। ये जो दोहरेपन के शिकार होना, ये आज जीवन मूल्यों को समझने का सबसे बड़ा बाधा है। इसलिए जो जो कुछ भी हम कर रहे हैं, उस करने की मुझको लगता है कठोर और निर्मम समीक्षा होकर, जिसको बाबा जी ने संग्रह सुविधा ये नाम दिया, संग्रह सुविधा के नाम पर यदि करना ही है तो समाधान समृद्धि को किया जाए। जब समाधान समृद्धि को करने की ओर आते हैं, तब हमें पता लगता है कि समाधान समृद्धि की हमको शिक्षा नहीं है, और ना ही हमारी अभी ऐसी स्थिति है कि हम शिक्षा के रूप में और हम प्रस्तुत हों, क्योंकि इतने वर्षों की जिंदगी में क्या कुछ घटनाक्रम का क्या कुछ आशय हमारे ऊपर पहुंच गया, और एक प्रकार से हमारा जीवन, हमारे जीवन में आवरण आ गए, और इन आवरणों से हमें हमारी मौलिकता ही पता नहीं लग रही है। इसलिए जीवन में सुख होता है, इस सुख को समझने में हम एक प्रकार से सशंक हो गए, पशोपेश में आ गए, द्वंद्व में आ गए, अनेक प्रश्नों से घिर गए, समस्या से घिर गए। जन्म लेना तो हमारे हाथ में हुआ नहीं, परंतु जन्म लिया, पढ़ने को बोला गया, पढ़ते गए, पढ़ाई कर भी रहे हैं। पढ़ाई करने के बाद कुछ नौकरी पैसा मिल गया, कुछ व्यापार मिल गया, दो पैसा मिल गया, उसके बाद फिर विवाह भी हो गया। विवाह के बाद समझ में आ रहा है, उसके बाद संतान भी हो गई। अब समझ में आ रहा है ये कनेक्ट नहीं बैठ रहा है, ये तालमेल नहीं हो रहा है। हम एक दूसरे के परिवार में ही आशयों को साफ साफ नहीं समझ पा रहे। फिर जैसे जैसे आयु बढ़ रही है, हमारे जिंदगी का मोल क्या है? और वो तमाम आत्मा के नाम से जो कर्मकांड है, उन सभी कर्मकांड से भी वो तृप्ति नहीं है। वो केवल एक औपचारिकता निभाते हैं, और वो कर्मकांड देवात्मा पता नहीं क्या क्या, तो हम शरीर यात्रा पूरा होने के बाद, परंतु उसके जो गहरे प्रभाव हमारी इच्छा विचार आशा पर दिख रहे हैं, उन गहरे प्रभावों को जब तक कि हम होने से और देने वाले अभ्यासों से नहीं जोड़ेंगे, तब तक ये जो कर्म के प्रभाव है, जो इच्छाओं में कर्म बनते जाते हैं, हमारा इन सूक्ष्मताओं पर ध्यान गया नहीं। आज हमारा प्रत्येक करना दूसरे एक करने को जोड़ रहा है, एक करना 50 करने वाले को जन्म दे रहा है, और ऐसी इच्छाएं अनंत होती जा रही हैं, और हम अनंत कर्मों से उसमें से कुछ हो पाता है, कुछ हो नहीं पाता। जो हो पाता है उसका फल परिणाम भी हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए जीवन मूल्यों को समझना, मुझको लगता है ये विकल्प निर्विवाद रूप से हम स्वीकार रहे हैं। इच्छा बंद करना इतना आसान नहीं, विचार बंद करना इतना आसान नहीं, आशा को बंद करना इतना आसान नहीं, जो क्रियाएं निरंतर हैं उनको बंद करना इतना आसान नहीं। उसे दिशा दी जा सकती है, उसे लक्ष्य दिया जा सकता है, और अभी तो एक छोटा सा लक्ष्य और दिशा हम ले सकते हैं कि भावी पीढ़ी को तैयार करने में हम अपने होने को कैसे तैयार करेंगे। ये एक अभ्यास। तो
इस अभ्यास से, बार बार ऐसा अभ्यास होने से हमें पता लगता है कि हमारा आशय, यानी जो जीवन आशय है, जो कि भौतिक क्रिया नहीं है, रासायनिक क्रिया नहीं है, ये जीवन क्रिया है। और इस जीवन क्रिया में बारंबार हम अपने आप को जांचते हैं कि मुझ में शुभ समाया हुआ है। हम शुभ चाहते हैं, प्रत्येक मानव शुभ चाहता है। तो उस शुभ चाहने का आधार शरीर है, यह जीवन। इस प्रकार से हम स्वयं को होने की ओर, यानी स्वयं का जीवन होने की ओर, जब हम शुभ को आधारभूत तथ्य के रूप में हम स्वीकार करेंगे, तो फिर ऐसा शुभ हो कैसे, घटित कैसे हो, इस शुभ के कितने कोण आयाम है, उसी का नाम बाबा जी ने अभ्युदय ऐसा दिया है। जो सर्वशुभ के अनेक कोण और आयाम है, उसी को कहा अभ्युदय, उसी को कहा सर्वतोमुखी समाधान। तो मुझको मेरा ये ध्यान गया कि जीवन मूल्यों का आधारभूत तथ्य है शुभ कामना, समझ में आना। हम सभी शुभ चाहते हैं। तो जब हम शुभ चाहते हैं, तो इसका मतलब अस्तित्व में शुभ ही शुभ है। तो एक सूत्र, सर्व शुभ में स्वशुभ समाया हुआ है। और ये जो स्व है, यह जीवन का स्वरूप है, जो एक गठन पूर्ण परमाणु है। और ये जो शुभ कामना है, ये शुभ कामना निरंतर अक्षय है। अक्षय शक्ति, अक्षय बल संपन्नता की पृष्ठभूमि से यह शुभ कामना अपने में बारंबार बारंबार प्रकट हो रही है। मुझको लगता है इस शुभ कामना को कैसे घटित करेंगे, उसमें क्षमताएं क्या हैं, इन क्षमताओं का परिचय ही जीवन मूल्यों का परिचय है। तो कल हम सुख, ये जो जीवन मूल्य है, सुख शांति संतोष आनंद में से सुख मूल्य पर समझने का प्रयास करेंगे। और धीरे धीरे शांति, संतोष और आनंद, ये जो चार जीवन मूल्य हैं, इन चार जीवन मूल्यों को समग्रता में समझने का अभ्यास करेंगे। तो कल जैसे चर्चा हुआ था, समग्रता की त्रिसूत्री है हमारा प्रकृति के साथ संबंध, हमारा दूसरे मानव के साथ संबंध, और हमारा स्वयं के साथ संबंध, और स्वयं के साथ साथ हमारा अस्तित्व के साथ संबंध। तो इन संबंधों की त्रिसूत्री में एक अभ्यास निकल करके आता है, प्रतिदिन समाधान, प्रतिदिन सेवा और प्रतिदिन श्रम। तो समाधान, सेवा और श्रम, यह व्यवहार त्रिसूत्री से, और ये जो संबंध की त्रिसूत्री के साथ हम जीवन मूल्य सुख शांति संतोष आनंद को समझने का प्रयास करेंगे। आज की इस मंगल उपस्थिति के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और दिन की मंगल कामनाओं के साथ आज हम यहाँ रुकते हैं। अनेक अनेक धन्यवाद। आगे वैशाली जी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। भावी पीढ़ी को तैयार करने के लिए हमारे होने का अभ्यास हमें करना है। इसी सीख के साथ आज का सत्र हम यही समाप्त करते हैं। सभी को धन्यवाद। धन्यवाद भैया जी, धन्यवाद दीदी, सभी को नमस्ते।